ओके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आज क्लास में नवेद भाई नहीं है फिलहाल और आसिम भाई नहीं है। खैर आसिम भाई की कुछ कमिटमेंट्स थी, लेकिन इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। आज गुड न्यूज़ ये है कि मैंने क्योंकि CCNA किया पूरा और CCNP का ये इससे ज्यादा आसान चैप्टर्स मैंने अभी तक सिस्को में नहीं देखे थे। मुझे ऑलमोस्ट ऐसा फील हुआ है कि इन्होंने बस जबरदस्ती के 3 चैप्टर डाल दिए, जो कि इनफैक्ट 2.5 है। वो आपको समझ में आ जाएंगे कि ये क्या है, हुआ क्या है। कुछ मजाक ही हुआ है हमारे साथ CCNP के नाम पे। चलो एक लाइटर मोड में बहुत आसान सब वो है जो हमने उस दिन इजाज और जज्बी हमने जो किए थे पहले वाले वायरलेस के 2, वो फिर भी थोड़े से उसमें कॉन्सेप्ट था जो आज हम लेके चलेंगे, लेकिन जनरली आज के बहुत इजी फॉरवर्ड है, तो इंशाल्लाह हम जल्दी रैप अप कर लेंगे। और लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों को लगता है कि नहीं कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो विल गो थ्रू इन डिटेल इंशाल्लाह। तो चैप्टर 19 है वायरलेस रोमिंग। ठीक है, उस दिन हमने एक बात की है और हमने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया है कि जो आपका ये मल्टी स्विच है, मल्टी स्विच, इस मल्टी स्विच के साथ आपका एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। उस दिन हमने देखा है कि एक्सेस पॉइंट 2 मोड में एग्जिस्ट करते हैं। एक करता है ऑटोनोमस और एक होता है लाइट मोड। जो ऑटोनोमस होता है, ऑटोनोमस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो खुद साख्ता अपने अपने आप में पूरा है, वो सारी चीजें खुद करता है, वो ऑथेंटिकेशन भी खुद करता है, वो फॉरवर्डिंग की डिसीजंस भी खुद लेता है, वो लॉजिक भी खुद बिल्ड करता है। लोकल है लोकल 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 हाँ, क्या? अब ये खुद कर रहे हैं, नहीं खुद आपस में आपस के जीता है, हाँ, आपस अपने में ही मतलब खुद वो अपने, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। जरूरत और जैसे आपका एक राउटर है घर में, जो घर में राउटर लगा हुआ है उसमें जो वायरलेस है वो ऑटोनोमस है, वो आप उससे ऑथेंटिकेट करते हैं, वो आपके IP एड्रेस आपका राउटर असाइन करता है, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है, उसको कोई नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन है लाइट मोड। लाइट मोड क्लाइंट मोड जो है, जिसका टेक्निकल वर्ड कहते हैं स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। ये वो आर्किटेक्चर है जिसमें एक आपके नेटवर्क में एक कंट्रोलर होता है जिसे कहते हैं WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। ये एक्सेस पॉइंट उस वायरलेस लैन कंट्रोल से बात करता है थ्रू अ टनल, और उस टनल को कहते हैं कैप वेब। ठीक है, तो ये वो उस दिन हमने पिछली क्लास में इस कैप वेब के टनल को थोड़ा एक्सप्लोर किया था। तो ये एक्सेस पॉइंट WLC से बात करता है थ्रू दिस कैप वेब टनल। लेकिन इस आर्किटेक्चर में होता यह है कि सारा लॉजिक और डिसीजन पावर जो है वो वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास होता है, और एक्सेस पॉइंट सिर्फ एंटीना का काम करता है, यानी कि वो सिर्फ क्लाइंट को वायरलेस लैन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इस पे हमारी लास्ट टाइम क्लास खत्म हुई। आज इसी वायरलेस लैन कंट्रोलर के एक्सेस पॉइंट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट, नॉट नया कॉन्सेप्ट, लेकिन जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में, इवन अपने ऑफिस में ये हम इस्तेमाल करते हैं, वो ये करेंगे, वो है रोमिंग। अब आपके पास एक आर्किटेक्चर है। आपका आर्किटेक्चर यूं है कि आपका एक मल्टी स्विच है, मल्टी स्विच के आगे एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, जिसे कहते हैं एक्सेस पॉइंट 1 फॉर एग्जांपल।
और एक आपका लगा हुआ है एक्सेस पॉइंट 2। और ये कौन से मोड में है? ये ऑटोनोमस मोड में है। ठीक है, जब कोई चीज एक एक्सेस पॉइंट होता है तो वो क्या करता है? एक नेटवर्क BSS डोमेन बनाता है। ठीक है, उस डोमेन में एक SSID होती है। फर्स्ट करो, इस SSID का नाम है होम नेटवर्क। ठीक है, और इस पे आपने कोई VLAN दिया हुआ होगा, उसको कोई IP होगा 192.168.1.0/24। अब अगर ये एक लैपटॉप है, PC, जब वो उस एक्सेस AP में होता है, उस रेडियस में होता है जहां पे उसके सिग्नल्स उसे मिल रहे होते हैं, तो वो क्या उसे क्या बना लेता है उसके साथ? उसको कहते हैं हम एसोसिएशन। एसोसिएशन, वो उससे कनेक्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स उसकी हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है। जब वो कनेक्ट होता है तो इस पीसी को एक आईपी मिल जाता है 192.168.1.10। अब आपका पीसी फुली फंक्शनल है, ब्राउजिंग है, कॉर्पोरेट नेटवर्क चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब आप फर्ज करें कि आप इस रिंग से निकल के पीसी बंदा एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है। जहां वो जाता है वहां पे भी एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है जो उसी मल्टी स्विच से कनेक्टेड है जो पीछे है, लेकिन ये ऑटोनोमस है। ठीक है, ये दोनों ऑटोनोमस मोड पे चल रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? ये जब वो बंदा इस पीसी वाला AP1 के रेडियस में आएगा तो क्या होगा? वो देखेगा कि यार क्या मुझे अपना IP चेंज करना है या मेरा वही IP रहेगा? क्या मुझे नई सिक्योरिटी एसोसिएशन बनानी है जो मैंने इसके साथ ऑथेंटिकेट की हुई थी, क्या ये वही चलेगी? अब चूंकि इन दोनों एक्सेस पॉइंट का पीछे पीछे जो कोर स्विच है वो एक ही है, इसलिए मैं उसको नया वो जो आईपी उसके पास पहले चल रहा था वही आईपी यहाँ पे भी चल जाएगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क है। यहाँ पे नेटवर्क जो है 192.168.1.0/24 डिफाइंड है, और वो दो एक्सेस पॉइंट के बीच में है। तो आप एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में आए तो आपका एक्सेस पॉइंट बदला, लेकिन आपका आईपी वही का वही रहा। अब रहेगी बात कि यार वो सिक्योरिटी, क्योंकि पहले आपने इस एपी के साथ ऑथेंटिकेट किया था, अब आपको इस एपी के साथ ऑथेंटिकेट करने का ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम अभी आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी हुआ क्या, जब आप इस बबल में थे तो आपकी क्या था कि AP2 क्लाइंट पीसी एसोसिएशन, जो भी आपकी SSID चल रही थी यहाँ पे। अब जब आप यहां से उठ के यहां पे आए तो अब आप AP2 में नहीं रहे, आप AP1 में आ गए। आपका क्लाइंट क्या है? पीसी है, लेकिन आपका जो वायरलेस लैन है वो अभी भी SSID सेम है। वही SSID यहाँ थी, वही SSID यहाँ पर है, इसलिए आपको आईपी चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको अपना SSID बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक मसला आएगा सिक्योरिटी पे कि फर्ज करो कि आप जब यहां से यहां मूव हो रहे थे उस वक्त आपकी सिक्योरिटी एक्सपायर हो गई। और आपको पता है कि जो भी हम लोग की डालते हैं प्री शेयर्ड की जो हम यूज करते हैं अपने वायरलेस को ऑथेंटिकेट होने में, वो हर 3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो भी उसका डिफॉल्ट टाइमर है, उसके बाद दोबारा आपका क्लाइंट, आपका पीसी बैक डोर में जाके राउटर से दोबारा पूछता है कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, क्या ये वैलिड है? वो कहता है हाँ वैलिड है, आपका कनेक्शन चलता रहता है। हमें कभी महसूस होता नहीं, हमें लगता है हमने तो एक दफा डाला है पासवर्ड और वो चल रहा है। लेकिन वो हर 3 मिनट बाद वो उसको क्यूरी करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एसोसिएशन अभी तक वैलिड है या पासवर्ड तो नहीं बदल गया पीछे। अगर पासवर्ड बदल गया या एक्सपायर हो गया है तो फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। और कभी ऐसा हो कि आप कभी
अभी आपने अपने रूटर के साथ अपना पीसी लगाया या लैपटॉप लगाया या आईफोन लगाया, कोई भी डिवाइस लगाया, और जैसे वो कनेक्ट हो गया, आप अपना जाके ना पीछे से की चेंज कर ले, लेकिन 3 मिनट तक आपका डिवाइस चलता रहेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। 3 मिनट बाद आपके पास पॉपअप आएगा कि भाई आपकी की एक्सपायर हो गई। मोस्टली वो इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाता है क्लाइंट के ऊपर को डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड है, कौन से मेथड है ये प्री शेड की का, वो भी आगे सिक्योरिटी के चैप्टर में हम देखेंगे। आई थिंक वो जो WPA2 वाला जो चल रहा है शायद। हाँ, WPA1, 2 और 3 तीन है, तो उसमें कौन सा है और उसकी क्या टाइमिंग डिफाइंड है उसके हिसाब से, लेकिन खैर। अच्छा 3 भी है, अच्छा ओके। हाँ, यूके में 2 नहीं चलता अब, खैर ओके। जब आप एक बबल के अंदर थे और आप वहां से उठ के वहां पर आए, तो आपकी एसोसिएशन नए 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 उसके साथ हुई, क्या कहते हैं इसे, एक्सेस पॉइंट के साथ। लेकिन ना आपको आईपी चेंज करना है, ना आपको कोई SSID चेंज करना है, सब की चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। 2 चीजों में मसला आएगा। नंबर 1, DHCP, अगेन ये भी एक टाइम बेस्ड फिनोमेना है। आपका जो आईपी होता है वो आपको एक टेम्पररी तौर पे मिलता है। एक मिनट, कोई आया, नवीन, जो भी टाइम आपको मिलता है वो लीज टाइम DHCP का होता है। वो आपको फर्ज करें 180 सेकंड पे था, आप यहाँ पे थे, इस पीसी पे थे और इस एक्सेस पॉइंट के साथ एसोसिएटेड थे, और आपने MS से यहाँ से आपको DHCP का चल रहा था। जब टाइम आया 170 सेकंड, 178 सेकंड, आप यहाँ से यहाँ पे आ गए। अब क्या हुआ कि जब आप इस बबल से एग्जिट कर रहे थे, आपके पीसी ने एक DHCP की रिक्वेस्ट एक्सेस पॉइंट पे भेजी, और उस एक्सेस पॉइंट ने वो चीज आगे रिले कर दी थी स्विच को, ठीक है। लेकिन अब आप उठ के यहाँ पे आ गए। इस केस में होता यह है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट है, अगर वो ये देखता है कि क्लाइंट मेरे एसोसिएशन से निकल गया है, लेकिन उसका कोई रिक्वेस्ट पीछे आई है, तो वो क्या करता है, वो वापस रिले कर देता है स्विच को। स्विच वो दूसरे एक्सेस पॉइंट यहाँ पे वो मूव कर चुका होता है, और उसको यहाँ पे वो मिलता है, इस जगह पे, क्योंकि आप एक बबल से दूसरे बबल में आ चुके हैं। तो वो जो भी आपकी पेंडिंग कम्युनिकेशन रह गई थी उस बबल में, वो वापस रिले होती है स्विच पे, और स्विच से वापस नए टारगेट डेस्टिनेशन एक्सेस पॉइंट पे आती है, और वहां पे आपको मिलती है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्को बिहेवियर है, मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना। लेकिन इस मोड में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर एक्सेस पॉइंट अपनी अलग एसोसिएशन बना रहा है, ठीक है, और वो उसको मेंटेन कर रहा है कि मेरे पास कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और अगर वो डिवाइसेस कहीं मूव कर गए तो वो उस चीज का इंफॉर्मेशन कंट्रोलर को नहीं, स्विच को देता है, और स्विच ट्रेस करता है कि यार ये बंदा गया था और अब किस नेटवर्क पे ये गया, ताकि मैं उसको ये मैसेजेस रिले कर दूं। तो एक चीज आपने देखी कि DHCP। दूसरी चीज है सिक्योरिटी की एक्सचेंज। अब यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्टेड था, भले आप प्री शेड के साथ थे या कोई सा भी आपका एल्गोरिथम चल रहा था सिक्योरिटी का, वहां पे आपकी की एक्सपायर्ड हो गई, लेकिन आप यहाँ पे मूव कर गए, वो सारी आपके साथ लोकली कनेक्टेड थी इस AP के साथ। अब ये कनेक्शन दोबारा होना है वहां पे, तो ये टीडियस प्रोसेस है। तो सिस्को ने इसको सर्कमवेंट करने के लिए 2-3 चीजें बनाई हैं। एक वो लाए CCKM, जिसे कहते हैं सिस्को सर्टिफाइड की मैनेज, ठीक है। दूसरा की कैशिंग, एंड तीसरा 8021.11R।
ये 3 मैकेनिज्म आए हैं आपके की मैनेजमेंट के लिए। CCKM बेसिकली आपका कंट्रोलर बेस्ड पे काम करता है। कंट्रोलर पे एक डेटाबेस होता है जो कि एसोसिएशंस रखता है क्लाइंट और एपी के दरमियान जितनी भी की एक्सचेंजेस होती हैं उसका। अगर जब वो दूसरे एक्सेस पॉइंट पे चला जाता है तो आपका कंट्रोलर दूसरे एक्सेस पॉइंट को बता देता है कि यार ये इसकी कीज है, उसको ऑथेंटिकेट कर लो। यानी ये एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। की कैशिंग में आपका जो डिवाइस होता है वो कीज को स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसकी लिमिट है अप टू 8 एक्सेस पॉइंट। यानी कि मेरा एक डिवाइस है पीसी और मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं। मैंने इसके साथ हर एक के साथ जो नेटवर्क बनाया था कभी, उसकी की को कैश किया हुआ है। तो जब मैं पहले इसके साथ कनेक्टेड हूं, जैसे ही मैं 3 पे जाऊंगा, मुझे मेरे पास लोकली 3 की मौजूद है, तो मुझे नई एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होगी, मैं उसी की को यूज कर लूंगा। ऑफ कोर्स इसकी लिमिटेशन ये है कि वो की वैलिड हो। अगर वो की एक्सपायर हो गई है या चेंज कर दी गई है तो फिर आप खत्म हो गए। दूसरी चीज ये कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उसकी की आपके लोकल डिवाइस पे होनी चाहिए। ये दूसरा तरीका है अगर आप CCKM यूज नहीं करते और आप की एक्सचेंज यूज करते हैं। मतलब ये आप बता रहे हो ये वो तरीका है जैसे मैन्युअली आपने सबकी की एंटर की हो। जैसे एक घर में 2-3 पॉइंट लगे हुए हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, सिग्नल टूटा तो उसने दूसरे से कनेक्ट कर लिया, जो भी मतलब एक नॉर्मल फोन को जो भी सिग्नल मिला। एग्जैक्टली लेकिन अच्छा, उसमें क्या हुआ है, उसमें तो हमें नजर आता है कि आपका कनेक्शन एक SSID से टूटा है, दूसरे SSID से कनेक्ट हुआ है। सही, दूसरा SSID, हाँ यहाँ पे क्योंकि आपके सारे एक्सेस पॉइंट पे एक ही नेटवर्क चल रहा है। ठीक अच्छा, है, एक ही SSID, एक IP, ओके, हाँ, वो सिर्फ हर कमरे में अलग है, मैश अच्छा, है एक तो, लेकिन वो लोकली कैश होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। 802.1R एक न्यू इम्प्लीमेंटेशन है, न्यू स्टैंडर्ड है ये, जो अलाउ क्या करता है, फास्ट इनेबलमेंट। और इसका इन्होंने जो तरीका निकाला है उसका ये निकाला है कि हर एक्सेस पॉइंट की हाफ की पोर्शन जो है वो ऑलरेडी हैश वैल्यू इसके पास डिवाइस में होती है और वो फिर रन टाइम में कंप्यूट कर लेता है बाकी आधा। तो ये प्रोटोकॉल है 8021R जो नया है रिलेटिवली, जो अब यूज हो रहा है। तो आपके पास 3 मेथड हैं, एक सिस्को सेंट्रल की मैनेजमेंट या की कैशिंग या 802.1R। ये 3 मेथड हैं, ताकि इस थिंग को अगर मेथड को आप यूज करें और एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट में रोम करें तो आपको अपनी की को बार बार मतलब इनपुट और वो नहीं करना पड़ता। ये चीजें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। ये कौन सा आर्किटेक्चर हमने पढ़ा है कि आपका एक कंट्रोलर है और 2 एक्सेस पॉइंट है, लेकिन वो दोनों एक्सेस पॉइंट ऑटोनोमस मेथड में है। ऑटोनोमस ये यहाँ पे कीवर्ड है, तो आपका ये आर्किटेक्चर बनता है। अब इसका जो अपोजिट व्यू है वो ये है कि अगर आज हमारा पीटीआई वाला बंदा नहीं है, हाँ चलो सही है। मेरे को फोन भी एक ही है, खैर जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आपके पास एक मल्टी स्विच है, फिर आपके पास एक वायरलेस लैन कंट्रोलर है और फिर आपके पास एक एक्सेस पॉइंट 1 और एक्सेस पॉइंट 2। ये ठीक है।
ऑफ कोर्स ये इसका बबल और ये इसका बबल है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि ये एक्सेस क्लाइंट उसमें स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर में है, तो ये चीज इस तरह नहीं है, ये एक टनल है और इस टनल को हम कहते हैं कैप वैप। कैप वैप ये टनल है। अब आपका एक डिवाइस है यहाँ पे पीसी ए या लैपटॉप ए या जो भी डिवाइस है। अब जो ये एसोसिएशन जो लोकली पहले एक्सेस पॉइंट पे बन रही थी, अब वो बन रही होती है आपकी WLC लेवल पे। यहां पे आ रहा होता है कि कौन सा एक्सेस पॉइंट है, कौन सा क्लाइंट है और कौन सा नेटवर्क है। तो इस वक्त WLC के डेटाबेस में ये आ रहा है कि क्लाइंट पीसी ए है जो एक्सेस पॉइंट 1 है, पीसी क्लाइंट ए है और नेटवर्क है होम नेटवर्क। ये भी चल रहा है और जाहिर सी बात है यहां से उसको DHCP से IP भी मिल रहा है और उसका सिक्योरिटी भी की एक्सचेंज हो रहा है। अब ये बंदा यहां से मूव होके इस एक्सेस पॉइंट पे आ जाता है। जब वो यहां आता है तो एक्सेस पॉइंट वाला जो है सिर्फ रिले बैक करता है WLC पे और WLC कहता है कि हाँ इसकी सिक्योरिटी को कायम रखो, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी इसने यहां से आ रही थी, तो वो कहता है अब मैं अपना टेबल अपडेट कर लेता हूं। अब एक्सेस पॉइंट 2 है, PCA है और होम नेटवर्क है। अब आप यहां पे PCA यहां पे, तो यू आर इजीली रोमिंग from one access point to another without worrying about DHCP या security associations, क्योंकि वो सारी मैनेज सेंट्रली हो रही थी WLC की, और WLC को पता है कि आप किस नेटवर्क से उठ के किस नेटवर्क पे गए। तो दिस इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ रोमिंग। ठीक है, कोई सवाल? यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए कोई ऐसी कि आपका सेम पीसी हो और वो उसका वो मैक एड्रेस बेस देख रहा है आइडेंटिफिकेशन। क्या चीज? जैसे ये इंफॉर्मेशन जो सेव्ड है पीसी AP2 की रेंज में चला गया, तो वो वायरलेस लैन कंट्रोलर को इसको पता है ये सेम पीसी है। मैक एड्रेस है। अच्छा, वो मैपिंग मतलब मैक एड्रेस बेस पे कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने एलियस यूज किया है कि ए, बट ए मींस मैक ऑफ ए। ठीक 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 है। अभी देखो ये कौन सी रोमिंग हमने पढ़ी है, ये रोमिंग पढ़ी थी जिसमें एक आपका मल्टी स्विच था, यहाँ पे 2 एक्सेस पॉइंट थे लेकिन दोनों ऑटोनोमस मोड में थे। यहाँ पे आपने रोमिंग पढ़ी है कि आपका एक सेंट्रल मल्टी स्विच है लेकिन वो WLC के साथ वायरलेस लैन कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ 2 लाइट वेट AP लगे हुए। यहाँ पे जो रोमिंग हो रही है वो बिटवीन APs हो रही है लेकिन आपका कंट्रोलर एक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि what if there are multiple WLC in a network or there are multiple WLC and multiple switches in a network, जो बहुत कॉमन है। अगर आप सोचें कि एक WLC के ऊपर तो उस दिन हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि WLC 3-4 मोड्स में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 स्टैंड अलोन सर्वर ऑन प्रेम, वो कितने 6000 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करता है। सेकंड क्लाउड या वर्चुअल, वो 1000 APs। तीसरा मोड एम्बेडेड, कि आप WLC का सॉफ्टवेयर किसी स्विच पे चला लें, स्विच के ऊपर, एक्सेस स्विच के ऊपर, वो देता है 300 AP या 200 AP को जैसी है। फोर्थ था मोबिलिटी
एक्सप्रेस जो आपको 150 देता है। मोबिलिटी एक्सप्रेस का क्या मतलब है कि आप किसी आपके नेटवर्क में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 10 जो भी है एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, एपी एपी एपी। आपने कहा यार मैं इतना महंगा सर्वर क्यों खरीदूं, मुझे 6000 तो चलाने नहीं, 1000 भी नहीं चलाने, मेरे तो 8 एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, उनमें से एक को कंट्रोलर बना लेता हूं, इसको कंट्रोलर बना लेता हूं, तो ये मेरा एपी भी है प्लस डब्ल्यूएलसी भी है। तो इसमें मैं 150 एक्सेस पॉइंट को चला सकता हूं अपने साथ। तो अब अगर आप सोचे, इमेजिन करें कि आपके नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए और आपने उन एक्सेस पॉइंट को डब्ल्यूएलसी पे चलाया हुआ है किसी एक एक्सेस पॉइंट पे, तो हो सकता है आप कहें कि ऑल्दो मैं एक एक्सेस पॉइंट से 150 एपी सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन क्या जरूरी है? तो हो सकता है मैं डब्ल्यूएलसी को स्प्लिट कर दूं, एक लेवल मेरे 10 मंजिला बिल्डिंग है, हर लेवल पे मैं एक एक्सेस पॉइंट को डब्ल्यूएलसी बना लूं, तो यानी कि आपके बिल्डिंग में 10 डब्ल्यूएलसी है जो एक ही नेटवर्क पे बात कर रहे हैं, तो उसमें रोमिंग कैसे होगी वो नेक्स्ट नाविद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे मिजाज जनाब? हम तो समझे आपने हमें झंडी दिखा दिया। ग्रोसरी लेने गया था, वहां से लेट हो गया वापसी पे। टेंशन नहीं। कैसे नवेद भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। लेयर 2 जिसे कहते हैं लोकल टू लोकल रोमिंग, इसका आर्किटेक्चर कुछ यूं है कि आपका ये मल्टी स्विच है, ये आपका AP1 नहीं सॉरी एक डब्ल्यूएलसी एक डब्ल्यूएलसी, ये है आपका कैप वेब पैनल और ये आपका एक एक्सेस पॉइंट AP1। यहां पे भी आपका है कैप वेब पैनल और यहाँ पे है आपका एक्सेस AP2। अब ये AP यहाँ पे वबल कर रहा है और ये इसका एक्सेस बन रहा है। दो डब्ल्यूएलसी, दो एक्सेस पॉइंट अलग अलग डब्ल्यूएलसी पे लगे हुए। अब आप यहां पर है इस वक्त, आप ये हैं PC A, यहाँ आपका नेटवर्क डिफाइंड है मल्टी स्विच के ऊपर और वो है 192.168.1.0/24। ठीक है, इस नेटवर्क को वो यहां पे भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और यहां पे भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सेम नेटवर्क है आपका। इस सूरत में जब ये डिवाइस जब इस आर्किटेक्चर से कनेक्ट हुआ तो उसको आईपी फॉर एग्जांपल मिला 192.168.1.10 और अभी उसकी एसोसिएशन बनी हुई है इस एपी के साथ जो ऑथेंटिकेट हो रहा है डब्ल्यूएलसी के साथ। जब ये यूजर इस बबल से उठ के यहां पे जाता है इस जगह पे, तो वो अपना आईपी रिटेन करता है 192.168.1.10 क्योंकि नेटवर्क आपको मल्टी स्विच से मिला था वो आपका सेम रहता है, वो चेंज नहीं हुआ। क्योंकि आप लोकल टू लोकल रोमिंग जिसे हम लेयर 2 रोमिंग कहते हैं, क्या आप सिर्फ उठ के यहां से यहां पे आ गए
आपके मल्टी स्विच ने आपकी कनेक्शन को यहां पे कर दिया है। पहले आप यहां थे, अब आप यहां पे आ गए, लेकिन आपकी ऑथेंटिकेशन इन दोनों WLC में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बुनियादी चीज है कि ये दोनों WLC वो भी कैप वेब टनल पे बात कर रहे हैं। तो कैप वेब वो टनल है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन WLC एंड एक्सेस पॉइंट, और ये वो टनल है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन मल्टीपल WLC। तो जब आप इस बबल के अंदर थे, एक्सेस पॉइंट 1 के अंदर, तो आप इस कैप वेब के साथ WLC के साथ कनेक्टेड थे। लेकिन जैसे ही आपने माइग्रेशन कर ली PC2 में, अब आपका डेटा एक्चुअली यूं से उठ के यहां पे आ गया इस तरह। तो आपकी जितनी भी एसोसिएशंस थी वो मेंटेन रही, आपने परसिस्ट करा अपने स्टेट को, और आप उस नए बबल के अंदर आ गए विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, जैसे DHCP या की एक्सचेंज। ये चीज समझ में आई इजाज नवेद? हाँ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। या हाँ बोल दोस्त। आ गई। अब देखो चौथा मोड जो लॉजिकल है। अब आप कहते हैं मल्टी स्विच WLC, और यहां पे आपका नेटवर्क है वन, सिंपल नेटवर्क कर लो 10.10.10/24। यहां पे आपका है WLC और आपका नेटवर्क है 20.20.20। पहले आपका नेटवर्क एक था, अब आपका नेटवर्क चेंज हो गया। ये चौथा सिनेरियो है। इस WLC के नीचे टनल लगा हुआ है कैप वेब का, और नीचे उसका एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट 1। अब यहाँ पे आपका है कैप वेब, और यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट है AP2। ये एक्सेस पॉइंट ये बबल बना रहा है, ये आपको ये बबल बना रहा है। अब आप देखो, आपको क्योंकि अब आप इस नेटवर्क में थे तो आपको IP मिला था 10.10.10.10। अब आप यहां से ये PC जो था A, अब ये यहां से मूव हो रहा है उस नेटवर्क में, यहां पे आ रहा है। अब आप जिसका ओरिजिनल नेटवर्क है 20.20.20.20। अब अगर आप कन्वेंशनल विजडम से सोचे तो आप कहेंगे कि यार इस सूरत में भी आपको नया न्यू IP मिलेगा, करेक्ट? क्योंकि आप एक उस नेटवर्क में थे जहां पे 10.10.10.0 का नेटवर्क चल रहा था, और अब आप उस नेटवर्क में जा रहे हो जहां पे है 20.20.20.0 का नेटवर्क। अगर IP एड्रेस बदलेगा तो आपकी एसोसिएशन भी बदलेगी। तो फिर तो आप रोमिंग तो नहीं हुए, आपने तो नया कनेक्शन बनाया। सिस्को ने बहुत इंटेलिजेंट चीज लगाई यहाँ पे। सिस्को कहता है कि मैं ये करता हूं कि जो एक टनल है कैप वेब का बिटवीन WLC टू WLC, मैं ये करता हूं कि लोकल डोमेन जो आपका था जहां पे आप थे सोर्स, उसको मैं कहता हूं एंकर, और जहां पे आप माइग्रेट करके जा रहे हैं उसको मैं कहता हूं फॉरेन।
ठीक है। जब आप एक एंकर्ड वर्ड याद रखना, एंकर्ड डोमेन से फॉरेन डोमेन में जाएंगे, मैं आपको आईपी एड्रेस एंकर्ड डोमेन का ही रखूंगा। क्या कह रहे हो? मैं आपको, जब आप, अब ये सोचो, सुनो, जब आप एक एंकर्ड डोमेन से फॉरेन डोमेन जा रहे हैं, तो मैं वहां पे आपको नया आईपी एड्रेस असाइन नहीं होने दूंगा। मैं आपका आईपी पुराना ही रखूंगा और एसोसिएशन भी पीछे ही बनाऊंगा। तो डिवाइस रोम करके चला गया नए एक्सेस पॉइंट के बबल में, लेकिन इसकी सारी एसोसिएशन इस कैप वेब के टनल के थ्रू इस नेटवर्क के साथ है। सॉरी, यूं आप नए डोमेन में है 20.20.20, लेकिन आपका आईपी रहेगा 10.10.10.10, क्योंकि आपने अपने आप को एंकर किया हुआ है। जैसे कि आपने एक लंबी वर्चुअल एक्सटेंशन ले ली है, समझ आ गई कि आप होम हैं इस नेटवर्क पे, चले गए वहां पर, लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं है, वो फॉरेन है। तो आपकी हर राउटिंग और सारी डिसीजन अभी भी आपके इस WLC से हो रही है, जो कि एक्सटेंडेड है थ्रू दिस कैप वेब के। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ ऑलमोस्ट आ गया है, लेकिन एक चीज बताओ, जब वो जो जब 10.10.10.10 जो है वो अपनी वो रखती है, तो वो दूसरे वो कैप वेब से होती हुई ऊपर स्विच के अंदर गई है। हाँ ना, वो क्यों 10.10 वहां से, वो तो वायरलेसली जा रहा है ना, तो वो मेरे वो थोड़ा मुझे बताओ जरा। दोस्त, मतलब आप सोचो, अगर आप सोचो, आप यहाँ पे ये बंदा BBC पे ब्राउज करना चाह रहा है, ठीक है, उसका जो फ्रेम बनेगा उसमें डेस्टिनेशन सोर्स आईपी क्या आएगी, गेटवे क्या आएगा 10, मेरा सोर्स आईपी है 10.10.10, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन आईपी होगा 10.10.10.1 डिफॉल्ट गेटवे। यस, तो डिफॉल्ट गेटवे जो वो तो यहां पर है ना, एजेक्स। ओके नहीं, ओके क्या कर रहा है बताओ ना। ओके, मतलब मुझे वो डिफॉल्ट गेटवे वायरलेस LAN कंट्रोलर से सुनो, ये जो पीसी था जब इस डोमेन में था, जब रिक्वेस्ट बाहर भेजनी थी, तो वो कैसे भेजता था? वो इसको भेजता था एक्सेस पॉइंट को, एक्सेस पॉइंट अपने कैप वेब के जरिए WLC पे जाता था, WLC उसको कहता था कि तुम यहां चली जाओ। यस, तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे जो है 10.10.10.1, ठीक है, वो मल्टी स्विच पे गया, जो लेयर 3 स्विच है, और वो बाहर निकल गया इंटरनेट पे। यही चल रहा था ना पहले। अब ये बंदा यहां से उठ के यहां पे आ गया, लेकिन उसने अपना आईपी वही रखा पुराने नेटवर्क का। अब जब इसकी राउटिंग होगी तो कैसे होगी? वो जाएगा, वो भेजेगा किसको? एक्सेस पॉइंट 2 को। एक्सेस पॉइंट 2 किसको भेजेगा? अपने कैप वेब को। वो कैप वेब का जो है WLC पे जाएगा। WLC को पता है कि ये रिक्वेस्ट एंकर्ड है पुराने उससे, तो वो क्या करेगी? वो स्विच पे नहीं भेजेगी, वो इस कैप वेब टनल पे भेजेगी। जब वो इस वेब टनल पे आया तो वो यहां से दोबारा उठ के यूं आया और यहां से चला गया। अच्छा, अब अगर कोई जी, ए नहीं है बल्कि बी वाला है, ये दूसरा सेकंड वाले से, जहां पे जिसकी आईपी जो पीसी जो है वो 20.20.20.20 ये वाला इधर वाले में है, और यहाँ से उठ के ए की तरफ जा रहा है। हाँ, तो स्विच में तो डिफॉल्ट गेटवे 10 का लगा हुआ है। नहीं, बी के लिए तो 20.20.20.1 लगा हुआ है। वो डिफरेंट स्विच होगा। अच्छा, डिफरेंट नेटवर्क। हाँ, देखो ना, 2 नेटवर्क थे,
20 इस WLC पे था 20.20.20, इस WLC पे था 10.10.10, ठीक है। ए यहाँ एग्जिस्ट करता था, बी यहाँ एग्जिस्ट करता था, ठीक है। सही। बी का घर ये था, तो बी को जो आईपी मिला होगा ओरिजिनली वो क्या मिला होगा 20.20.20.10 11 व्हाटएवर। सही। जब बी, अगर तुम कहो कि बी उठ के यहाँ पे आ जाए तो उसके साथ भी यही होगा ना कि उसकी रिक्वेस्ट यहाँ से जाके यूं जाके फिर निकलेगी बाहर। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट गेटवे तुम बोल रहे हो ये WLC का डिफॉल्ट गेटवे है, यस, नॉट ऑन द स्विच। और नहीं, WLC does not route traffic. WLC is just a controller, just a database. yeah, it's a database. तो बेसिकली ट्रैफिक कभी WLC के थ्रू नहीं जाती, WLC उसको बताता है कि तुम्हारा जैसे DHCP है ना, वो कहता है तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे ये है। सही। तो इस WLC ने जो डिफॉल्ट गेटवे ब्रॉडकास्ट किया हुआ डोमेन पे वो किया हुआ 10.10.10.1, और इस WLC ने जो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट किया हुआ गेटवे वो है 20.20.20.1। लेकिन जब ये PCA अपने लोकल नेटवर्क से उठ के फॉरेन नेटवर्क में चला गया, तो उस फॉरेन नेटवर्क ने उसको क्या किया कि उसको रिटेन रखा है कि तुम्हारी राउटिंग में दोबारा पीछे करूंगा, तुम फिर वहां से निकलना। आप समझ रहे हो, ये किया। और वो उसने इसलिए किया क्योंकि अगर उसको अपने नेटवर्क में उसको रखना है तो फिर उसको नया आईपी देना पड़ेगा। अगर वो नया आईपी देता है तो आपका कनेक्शन टूट जाता है। अब आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपका आईपी मोबाइल कम्युनिकेशन चल रही है आईपी फोन पे, आप बात करते करते एक कमरे से दूसरे कमरे तीसरे कमरे में पहुंच गए। अगर हर कमरे में नेटवर्क टूटना शुरू कर दे और नया जॉइन हो जाए तो 3 दफा कॉल ड्रॉप होगी आपकी, समझ आई। तो उस सूरत में क्या हुआ कि आप यहाँ पे थे, आप रोम करके आए। अब सवाल इंटरेस्टिंग है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या वो बंदा यहाँ से मुड़ के और आगे चला जाए, फिर क्या होगा। एक और सेम ऐसा होना चाहिए। फिर भी एक वो भी फौरन नहीं होगा, तो वो फिर भी अपना एंकर का रखेगा। हाँ, लेकिन वो अब अगर लेकिन वो दोनों का रखेगा, वो सेकंड वाले का भी रखेगा आगे कि मुझे वापसी का रास्ता ये यहाँ से जाना है। नहीं रखेगा। यही मैं बता रहा हूँ, इसी पॉइंट पे मैं ला रहा था। ये मिटा दूं, ये समझ में आ गया था, सिंपल था। ये लेयर 2 का, लेयर 2 को कहते हैं लोकल टू लोकल रोमिंग। ये है लेयर 3। लेयर 3 कहती है लोकल टू फॉरेन, लोकल टू फॉरेन ये लिख दो आप रोमिंग। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका WLC है और उसके नीचे आपका एक्सेस पॉइंट है, अब मैं कैप वेब नहीं बता रहा तो समझ लो ये लाइन कैप वेब की है। आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आपका PCA था। अब ये दूसरा WLC है, इसका एक दूसरा एक्सेस पॉइंट है, और एक ये तीसरा WLC है और उसका ये एक्सेस पॉइंट है। ये जो नेटवर्क है ये है 30.30.30.0, ये है 20.20.20.0, ये है 10.10.10.0। ठीक है, ये ऑफकोर्स सेपरेटेड नहीं है, सब कनेक्टेड है मल्टी स्विच से, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने रखा। अब क्योंकि ये बंदा ओरिजिनली कहां बिलोंग करता था, इस नेटवर्क में, तो वो उसका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका एंकर नेटवर्क। अच्छा, ये सारे एक तरह से वो मल्टी स्विच पे वो डिफरेंट VLANs हैं, राइट? हाँ, डिफरेंट VLANs है ये। अच्छा, ठीक है, ये डिफरेंट VLANs है, लेकिन ये नेटवर्क एंकर्ड है। अब ये बंदा उठ के यहाँ पे आ जाता है, जो हमने यानी केस डिटेल में देखी है, PCA यहाँ जाता है। जब ये PCA यहाँ आता है तो ये अपना IP रिटेन रखता है, जो यहाँ पे था उसका 10.10.10.10, यहाँ पे भी अपना IP रखता है 10.10.10। लेकिन उसकी रूटिंग अब ये होती है कि वो भेजता है AP को, AP भेजता है WLC को, WLC भेजता है इसको,
जो उसको रिडायरेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ रुकता नहीं है, ये यहाँ से आगे आ जाता है यहाँ पे। अब ये बंदा यहाँ पे आ गया तीसरे जोन में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इस सिनेरियो में जो आपने बताई थी, ये फिजिकल कनेक्शन जो पैकेट और ट्रांसफर जो है पूरा फ्रेम एंड पैकेट, ये किस तरह हो रहा होता है? WLC टू WLC थ्रू द स्विच, राइट? नहीं, WLC पैकेट में नहीं आता, एक्सेस पॉइंट और सीधा स्विच आता है। अच्छा, तो WLC बीच में WLC कंट्रोल कर रहा है ना, ये गैप WLC कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसको राउटिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुम्हें यहाँ से निकल के कहाँ जाना है। अच्छा, तो वो वायरलेसली उससे कम्युनिकेट कर लेगा। हाँ, तो अब ये PCA इस नेटवर्क में आ गया है। एंकर्ड ये था, ये उसके लिए फॉरेन बन गया नेटवर्क। अब वो यहाँ पे आया, जब वो यहाँ पे आएगा ना, तो उसकी रिक्वेस्ट ए पे एक्सेस पॉइंट पे जाएगी, एक्सेस पॉइंट से WLC पे जाएगी, WLC से यहाँ पे आएगी। अब वो नीचे नहीं आएगा, वो दोबारा सीधा अपने उस पे निकलेगा। ये एसोसिएशन उसके लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ से मूव कर चुका है। समझ आई? यस, तो सेकंड वाले से नहीं खत्म हो जाएगी। एक दफा जब वो सेकंड से थर्ड में चले जाएगा, तो सेकंड इज को बीच में से वाइप आउट कर देगा। हाँ, वो गॉन हो जाएगा, एंड वो थर्ड में चला जाएगा। मतलब आप ये हमेशा एंकर्ड जो होता है, जो आपका ओरिजिनल होम होता है, वो रहता है। उसके अलावा जितने भी फॉरेन में आप जाते हैं, वहां से आपका बैक टू होम नेटवर्क तक राउट बनता है, और वहां से फिर आप बाहर निकलते हैं। ठीक, समझ गया। इसी तरह अगर आगे जाता है तो इस तरह 3 के साथ भी ऐसा ही होगा। यस, चलते चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वो कहीं भी जा रहा है, उसका IP वही है जो उसके होम नेटवर्क का था। IP सेम रखने के लिए आपने उसको एक ही गेटवे पे रखा हुआ है, चाहे वो जहाँ पे भी जाए। यस, क्यों? जब उसका DHCP चाहिए, अब जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब उसका DHCP एक्सपायर हो गया, तो उसकी रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगी? उसकी यहाँ पे गई, WLC पे गई, इस पे गई, उसको DHCP की रिक्वेस्ट आई, वो वापस आके यहाँ पे आई। समझ आ गई? तो he is a foreigner in a new land, but he is keeping his original identity. अच्छा, तो WLCs can communicate with each other. Yes, and they communicate through CAP WAP tunnel. And the wired connection all between them. Yes. हो सकता है. Okay. CAP WAP tunnel. Okay. अच्छा, ये layer 3 है, local to foreign क्या roaming? Yes, layer 3. अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट कोई चेंज नहीं होता। अब आपने इस चीज को मैसिवली स्केल कर दिया है, और आप इसको कहते हैं मोबिलिटी ग्रुप्स। और आप करते ही हैं कि आपका इतना बड़ा डोमेन है, उसके अंदर आपने एक बबल बनाया है, उसके अंदर आपने ये डिफरेंट नेटवर्क्स को कर दिया है, एक ग्रुप में डाल दिया है, मोबिलिटी ग्रुप 1। इसी तरह आपने इस तरह किया, और आपने डिफरेंट नेटवर्क्स को, ये मोबिलिटी ग्रुप 3 था, ये मोबिलिटी ग्रुप 2 है, और ये 3 है। अब क्या हुआ कि जब बंदा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क जा रहा है, तीसरे नेटवर्क जा रहा है, चौथे नेटवर्क जा रहा है, रोम कर रहा है, तो क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सेम मोबिलिटी ग्रुप है, तो देयर कन्वर्जेंस इज वेरी फास्ट। ठीक है? अभी देखो ना, आप एक से दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, लेकिन ये अलोन फंक्शन था। लेकिन जब आपने एक रैपर चढ़ा दिया एक उसके ऊपर मोबिलिटी ग्रुप का, तो आप अब बता रहे हो कि रिगार्डलेस ये डिफरेंट है, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, तो आपकी कन्वर्जेंस और फास्ट हो जाती है और आसान हो जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ग्रुप, यहाँ पे भी एसोसिएशन बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी हुई है, सो एंड सो फोर्थ।
इवन आप एक मोबिलिटी ग्रुप से दूसरे मोबिलिटी ग्रुप में भी जा सकते हैं। समझ आ गई? लेकिन उसके एसोसिएशन अलग बनती है। खैर मोबिलिटी ग्रुप जो होती है लेयर 2 और लेयर 3 दोनों पे सपोर्टेड है जो हमने पढ़ा है। एनीवे ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है मोबिलिटी, इट इज जस्ट शोइंग यू द स्केल ऑफ थिंग्स। एक्चुअली 4 मोड जो हमने पढ़े हैं, अगर आप लोगों को जहन में हो कि पहला है रोमिंग, ऑटोनोमस मोड, सेकंड रोमिंग, लाइट मोड, तीसरा है लेयर 2 रोमिंग जिसमें आपका आईपी सेम रहता है स्विचेस पे, और चौथा है लेयर 3 जिसमें आपके आईपी डिफरेंट है। ये 4 रोमिंग कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। अगर आपको ये समझ में आता है तो बेहतरीन है। इजाजत में कोई सवाल? मेरा समझ ओके। ओके अब एक आई थिंक स्कोप वाइज मेरे अंदाजे से जितना भी स्कोप आपका बढ़ता रहेगा, मतलब मल्टी लेयर कम्युनिकेशन शुरू होते रहेगी। पहले लोकल लेयर 2, फिर लेयर 3 एंड देन बोथ। मतलब आप जितना स्कोप बढ़ा रहे हैं फ्रॉम एक ग्रुप और मल्टी ग्रुप और बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल, तो आप आपके लेयर सारे लेयर्स होंगे कम्युनिकेशन के। बिल्कुल बिल्कुल। एनीवेज हाँ फिर नहीं तो सही है कि वो आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी, आपकी मल्टी लेयर बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स ट्रैफिक बढ़ेगी आपकी। आप सिंपल मोड से कॉम्प्लेक्स मोड की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी एक एप्लीकेशन है। अगर अब आप देखो ना कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, कुछ हॉरिबल डायग्राम है लेकिन पता नहीं कनेक्शन थोड़ा सा वो क्लैरिटी वो नहीं है, पता नहीं क्यों। खैर क्या क्या लिखा है आपने? लोकेशन ट्रैकिंग। अच्छा ठीक है। अब देखो मेरा एक एक्सेस पॉइंट है ये एपी, ठीक है, और अभी मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ AP1 के साथ। ये मेरा एक्सेस पॉइंट 2 है और ये मेरा एक्सेस पॉइंट 3 है। 3 एक्सेस पॉइंट है और मैं यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। मुझे जो यहाँ से एसोसिएशन मिल रही है उसके सिग्नल स्ट्रेंथ है लेट्स से 90। जो मेरी इसके साथ बन रही है वो सबसे बुरे हैं, वो है 120, और जो इसके साथ मेरी बन रही है वो बन रही है 100। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मेरा डिवाइस जो है वो इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा जहां पे मुझे मैक्सिमम सिग्नल मिल रहा है। लेकिन अगर जब मेरा डिवाइस है और उसकी एक मैक एड्रेस है वो इस एक्सेस पॉइंट के ऊपर है यहाँ पर, तो वो ये भी तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना एक्चुअली कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ, मैं शॉपिंग सेंटर में किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। एक शॉपिंग सेंटर है, आप यहाँ पे वेस्टफील्ड जाते हैं, वेस्टफील्ड में आपको वायरलेस वो है नेटवर्क ओपन दिया हुआ है उन्होंने, या तुम सिटी सेंटर जाते हो वहां पे नेटवर्क है, आप वहां पे कनेक्ट हो गए। लेकिन एक एक्सेस पॉइंट थोड़ी है, 100-200 एक्सेस पॉइंट लगे हुए पूरे उसमें। लेकिन जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं आप एक एक्सेस पॉइंट से बाउंस कर रहे हैं दूसरे एक्सेस पॉइंट या तीसरे एक्सेस पॉइंट, जो कि इनफैक्ट आपकी एक मोशन भी बता रही है कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पे हैं इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि यार ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी है, इसको हम यूज कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि यार हर डिवाइस RSS सिग्नल भेज रहा होता है, तो हम रियल टाइम लोकेशन सर्विस RTLS रियल टाइम लोकेशन सर्विस API यूज कर ले या प्रोटोकॉल यूज कर ले और मैप आउट कर ले कि ये बंदा अस्पताल में कहाँ पे है, कहाँ से निकला, कहाँ पे गया, सो एंड सो फोर्थ। और ऑफ कोर्स आजकल तो 5G का जमाना है, तो 5G में तो हर डिवाइस के पास अपना
IPv6 से ऊपर एक अपना IP एड्रेस होगा। तो यानी कि अब आप ये भी नहीं कर सकते कि यार मैं शॉपिंग सेंटर में जाके गायब हो गया। आप शॉपिंग सेंटर में जाके गायब नहीं होंगे क्योंकि आपका आईपी रहेगा, और जब वो आईपी रहेगा तो आप लोकेट कर सकते हैं अपने आप को 5G के ऊपर। तो बेसिकली आपकी रियल टाइम मोशन डिटेक्शन है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो वो ये चीज है। अब इसमें कुछ सर्वर्स हैं जो सिस्को ने बताए। एक है DNA, एक है MSC मोबिलिटी सर्विस इंजन, और एक है कनेक्टेड मोबिलिटी CMX। ये 3 इनकी एप्लीकेशंस हैं। DNA सेंटर हम पढ़ेंगे डिटेल में सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स में। लेकिन ये इनके वो एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके एक्सेस पॉइंट और आपकी डिवाइसेस को रियल टाइम मॉनिटर करती हैं कि ये बंदा ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। So, ये इनकी सर्विसेज हैं जो उनके, हाँ ठीक है। एपीज मतलब ये एपीज में एम्बेडेड होंगी या कोई कंट्रोलर में लगी हुई होंगी, वो देख रहे होंगे? नहीं, कंट्रोल जो आपके एक्सेस पॉइंट हैं, जो वायरलेस लैन कंट्रोलर एक्सेस पॉइंट डेटा किसको देते हैं, और देते हैं WLC को, है ना। और WLC किस एप्लीकेशन को देता है? जो एप्लीकेशन ये है, DNA एक एप्लीकेशन है, CMX है या MSC है। ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो कि WLC से कनेक्ट हो सकती हैं, और ये चीज चार्ट में मॉनिटर करके आपको बता सकती हैं कि भाई आपका डिवाइस कैसे मूव कर रहा है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क। अगर यहाँ पे कोई सवाल नहीं है इजाज नवेद, तो ये आपको चैप्टर 19 फिनिश है। जज़ाकल्लाह भाई, माशाल्लाह। पीछे का बल्ब भी ऑफ कर दीजिए जरा। सर आप पहले ही कर देते यार। आपके इतना